नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब के लाइव में। और जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे डायबिटीज़ के ऊपर जो मेरा वीडियो था, रिड्यूस द ब्लड शुगर इन वन डे, वो 1 लाख व्यूअर्स क्रॉस कर चुका है। और उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका जो श्रेय जाता है वो आप सब लोगों को जाता है, क्योंकि आपके वजह से ही ये आज 1 लाख व्यूअर क्रॉस कर चुका है। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा इस डायबिटीज़ के वीडियो के ऊपर डाउट है, तो कुछ डाउट्स मैं आज आपको क्लैरिफाई करने यहाँ पर इस वीडियो में आया हूँ। और आप सबको गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मेरे साथ लाइव में आने के लिए। और कुछ डाउट है, मैं पहले उन डाउट्स को कुछ क्लैरिफाई करूँगा, फिर आपसे बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दूंगा और बातें करूँगा आपके साथ। डायबिटीज़ के लिए जो सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, उनमें से कुछ मैं लेता हूँ। और कुछ लोगों ने पूछा था कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बता चुका हूँ इसका कि आप शुरुआती दौर में एलोपैथी के साथ साथ इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। हाँ, जिन्होंने अभी 10-15 दिनों से, कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि अभी 10-15 दिनों से वो लोग शुरू किए हैं या फिर 1 महीना हुआ, तो उस कंडीशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों ने पूछा है कि कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि डायबिटीज़ का जो आपने हेडिंग दिया है, रिड्यूस ब्लड शुगर, वो क्या सच में होता है? मैंने बोला हाँ, सच में होता है। मैंने क्योर नहीं लिखा। लोगों को ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं। मतलब मैंने उसमें लिखा है कि डायबिटीज़ का जो आप रिड्यूस कर सकता है 1 दिन में, लोग सोचते हैं कि वो क्योर हो जाएगा 1 दिन में। ये गलत चीज़ है। मैंने कई लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया है, कमेंट्स बॉक्स में भी दिया है कि 1 दिन में जो मैंने लिखा है वो क्योर के लिए नहीं लिखा है। 1 दिन में मैंने जो लिखा है वो कंट्रोल के लिए लिखा है, कंट्रोल के लिए लिखा है। और 1 दिन में आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है, ना कि पूरा क्योर होता है। और क्योर करने के लिए आपको 2 से 3 साल इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ को एलोपैथिक का सेवन कर रहे हैं तो आपको लगभग उस जो नशे से आप गुजर रहे हैं, अभी आपके जो अंदर जो वो लत लग गई है एलोपैथिक सिस्टम की, उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो मैंने जो दवाई, बहुत सारी दवाई कही है, कुछ लोगों ने कहा कि आपने 5 दवाई कही है डाइल्यूशन की, कहीं कहीं जगह पर 3 दवाई कही है, कहीं 2 दवाई कही है, तो किसका हम इस्तेमाल करें? कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप शुरू करें जो हमारा सिजिजियम जम्बोलिनम और जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रा, ये दोनों मेडिसिन से शुरुआत करें। इन दोनों मेडिसिन से आप शुरुआत करें और कुछ कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, तब आप दूसरी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। और पोटेंसी जो मैंने कहा है, पोटेंसियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, सिजिजियम जम्बोलिनम और जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रा कितने ड्रॉप्स में कैसे लें, ये कुछ लोगों का डाउट था। तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका शुगर लेवल 200 के अंदर है तो आप बिल्कुल 40 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर 20 बूंद 200 से ऊपर है आपका फास्टिंग शुगर लेवल, 200 से 250 के करीब है, तो आप बिल्कुल उसको 50 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। 40 से 50 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और एलोपैथिक दवाई के साथ जब आपका शुगर लेवल में कंट्रोल आ जाए, तब डोज को रिड्यूस करना है, एलोपैथिक डोज को रिड्यूस करना है। होम्योपैथिक ड्रॉप को उतने ही तरह कंटिन्यू करना है, रिड्यूस नहीं करना है। और ये एक ख़ास सवाल था, ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि डायबिटीज़ का वो लोगों ने इस्तेमाल जब तक करते हैं फिर भी उनका रिलीफ नहीं आया, वो 40 ड्रॉप 50 ड्रॉप
ये इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप दवाइयों का सिर्फ इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। आप दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप इधर उधर का खाना खाएंगे तो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। आपको खान पान में भी कंट्रोल होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देना, ऑयली स्पाइसी आइटम कम करना है, ज़्यादा नॉन वेज नहीं खाना है। जिस चीज़ पर आपका लीवर पर, आपके स्टमक पर प्रेशर पड़े, उस चीज़ों का खाना कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। और तभी जाकर आपके जो हाई कैलोरी डाइट है, जब आप कंट्रोल करेंगे तो प्रॉपर जो आप जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब ये एक होता है ना, आप कितनी कैलोरी डाइट खाते हैं और कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, इस पर डिपेंडेंट करता है कि आपका शुगर लेवल कितना बढ़े। आपके अंदर बीपी, शुगर ये सब बढ़ता है, उसका मेन कारण है आपका खाना। आप कितनी कैलोरी के डाइट खाते हैं। देखिए, हाई कैलोरी में आपको इजीली समझा देता हूँ। जो नारियल होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब भात और आपका रोटी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी वाला आइटम और मैदे वाला आइटम, ये सब हाई कैलोरी होता है। दूध, नारियल, पनीर, नॉन वेज, ये सब हाई कैलोरी वाले होते हैं। तो इसको अगर खाते हैं तो कैलोरी को एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए। एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करें, काम प्रॉपरली करें। उसको खर्च कैसे करते हैं हम? उस कैलोरी जो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है, उसको खर्च कैसे करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर कैसे होता है, तो उसके मुताबिक हमारे बॉडी में जो बीमारी आती है उसको डिपेंडेंट करता है। हम सिर्फ खाते ही जाए और उसको खर्च ना करें। जैसे कि आपने एक मोबाइल चार्ज कर लिया लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया, या फिर एक इमरजेंसी लाइट है जिसको आप सिर्फ चार्ज करते रहे लेकिन उसको लगाए नहीं, तो क्या होगा? अंत में बैटरी खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी भी खराब हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ दवाइयों का इस्तेमाल कर लेने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, या फिर आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये कंट्रोल में नहीं आ सकता। आपको उसके साथ साथ खान पान में भी कंट्रोल लाना चाहिए और थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जो प्राइमरी एक्सरसाइज होती है, जॉगिंग की तरह कुछ प्राइमरी एक्सरसाइज होती है, उसको भी करना चाहिए। कुछ और लोगों ने पूछा कि शुगर की जो हम दवा लेते हैं उसको कितने घंटे के इंटरवल में हम ले सकते हैं। तो आप आधे घंटे से 1 घंटे के अंतर में ले सकते हैं। होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाई जो आप लेते हैं 1 घंटे के अंतर में ले सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि कितने दिनों तक इसको लेने के बाद हम ड्रग रिड्यूस करें, या फिर जो आपने 5 दवाई कहा है उसको शुरुआत करें। देखिए, वो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितने दिनों में आप उसको कंट्रोल करें। 2 से 3 महीना या 4 महीने के बाद आप अगर शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है तो हम उसको, जो सिजीजियम और जिम्नेमा को हम या फिर बंद कर सकते हैं, डाइल्यूशन में आ सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ हम डाइल्यूशन को भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की कुछ लोगों ने बात की डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ का देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पहले पहले शुरुआत नहीं करनी है। आपको 1 से 2 साल कंटिन्यू करने के बाद मदर टिंचर को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन करना है। क्यों सिलेक्शन करना है? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक फंक्शनल चेंजेस आपके पैनक्रियाज में हो चुका होता है। आप शुरुआती दौर में अगर उसमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चूज करेंगे तो वो एग्रावेशन करेगा, मतलब आपका शुगर लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। 400-500 के करीब भी बढ़ सकता है आपका फास्टिंग शुगर लेवल। तब आपका जीना बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो शुरुआती दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, भले कोई भी डॉक्टर आपको, होम्योपैथी डॉक्टर सलाह क्यों ना दे। पहले उसको, आपको जो मदर टिंचर है उसका इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल में लाना है, फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं 1 से 2 साल बाद। दूसरी चीज़ है, मैंने वो चीज़ इसीलिए कहा है कि मैंने देखा है, मैंने अपने केसेस में भी देखा है, जब मैंने 6 महीने के बाद भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यूज़ कर ली तो वो बढ़ जाता है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि डायबिटीज़ जो बीमारी होती है वो उसके साथ साथ अगर दूसरी बीमारियां हैं, हम उसके दवाई कैसे ले सकते हैं। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और दूसरी बीमारियां क्या होती है। डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि आपका चोट लगने पर वो जल्दी सूखता नहीं है, आँखों का प्रॉब्लम हो जाता है, दिखने का थोड़ा कम हो जाता है, गैंग्रीन फुट हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना और सुनपन आ जाना, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस है। आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो बीमारी है कि नहीं।
अगर वो चीज़ आप में है तो डायबिटीज़ का आप मेडिसिन लेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो शुगर लेवल के बढ़ जाने के कारण होता है। वो कंट्रोल में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा कोई अगर दूसरी बीमारी है तो उसके लिए आप अलग से दवाई ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बीमारी के लिए आपको अलग से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक कुछ लोगों का सवाल भी था कि जो हम डायबिटीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं। साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप लिमिटेड डोज में लो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में वो काम करे या ना करे, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल तय है। मैंने अपने जो कैरियर में 10 साल मैंने डायबिटीज़ के ऊपर ही मैंने एक्सपेरिमेंट कर ली है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेरा है। मैंने बहुत सारे लोगों पर देखा है ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। और एक गलत धारणा लोगों के अंदर डायबिटीज़ के ऊपर ऐसे है, कुछ लोगों का शुगर लेवल फास्टिंग जो खाली पेट होता है वो 110 120 रहता है, फिर भी वो सोचते हैं कि और कम आना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको जानना चाहिए कि शुगर लेवल अगर थोड़ा बढ़ जाए 130 140 हो जाए तो उतना खतरा नहीं है जितना खतरा आपके 80-90 के पास पास हो जाने से रहता है, क्योंकि आपके बॉडी को अपना रेगुलर काम करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और उस एनर्जी कहाँ से आता है? शुगर से आता है। अगर आप हाँ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तुरंत तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चीज़ यही है कि आपको डायबिटीज़ के लिए जो दवाई लेनी है वो शुरुआत नहीं करनी है, मदर टिंचर से शुरू करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन 1 से 2 साल बाद आपको लेनी है। तो मैं बात कर रहा था लोअर शुगर की। लोअर शुगर आपके बॉडी में कहाँ अगर हो जाए तो खतरा कैसे है, उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया से ज़्यादा खतरा होता है, एनर्जी आपको कम मिलती है। बॉडी का एक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये चीज़ समझने वाली है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझे पूछे हैं कि सर मेरा तो शुगर लेवल कम नहीं होता। मैं बोला आपका शुगर लेवल कितना है? वो बोले 110 है। फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं है, वो और लो करना चाहते हैं, 80 से 90 करना चाहते हैं। देखिए, एक आम इंसान जिसके पास कोई बीमारी नहीं है उसका शुगर लेवल 80 से 90 रह सकता है, लेकिन एक डायबिटीज़ आदमी जिसका ऑलरेडी हो गया है, उसके पैनक्रियाज में डिफॉर्मिटी हो चुका है, उसका शुगर लेवल 80 से 90 नहीं हो सकता। वो चाहे कितना भी सर पटक ले, कितना भी कोशिश कर ले। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस हो चुका है। बॉडी को ज़रूरत है भाई, शुगर आपको काम करना है, आपको एनर्जी चाहिए तो शुगर की ज़रूरत है। ब्लड में शुगर आएगा ही। अगर आप उसको कम करना चाहे तो आपको ही तकलीफ पहुंचेगी, आपके परेशानी आपको ही होगी, बीमारी और ज़्यादा आपको आएगी। जैसे कि एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि आपको बुखार है, आपको बुखार हुआ है तो उससे जो बैक्टीरिया जो वायरस आया है आपके बॉडी के अंदर, तो उससे लड़ने के लिए आपका शुगर लेवल बढ़ना ज़रूरी है। उससे ही एनर्जी मिलती है, उससे ही जो आपके खून में गर्मी आती है, उसके बॉडी में आपकी गर्मी आती है, ताकि आप बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके। अगर आप उस दौरान भी अगर शुगर का जो डोज ले लोगे, टैबलेट्स ले लोगे और शुगर लेवल को कंट्रोल कर लोगे, कम कर दोगे, तो आपसे जो बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं आएगी, वो एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि शुगर लेवल को आपने तो दबा दिया, वापस भेज दिया ब्लड से, फिर लीवर में या ऑर्गन में भेज दिया आपने, तो उससे आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपका बुखार और बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों का बारीकी से समझना ज़रूरी होता है कि आपके ब्लड शुगर बढ़ने से क्या क्या क्यों बढ़ता है और किसके लिए खतरा होता है, ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट होते हैं ये। आपके बॉडी में कोई भी, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ है तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, आप जानते हैं। तो सर्दी ज़ुकाम से लड़ने के लिए बॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है हमारा, वो क्या करता है कि बढ़ाने के शुगर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है ब्लड में, ताकि जो वायरस बाहर से आया है उससे लड़ने में उसकी मदद मिल सके। और इस दौरान वो जो एनर्जी जो पैदा करता है उससे वायरस बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम उस दौरान अगर टेस्ट करें ब्लड टेस्ट, तो शुगर लेवल
डेफिनेटली ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली ज़्यादा आएगा, और ये हो भी रहा है। बहुत सारे लोग जो आज फास्टिंग शुगर लेवल, जो डायबिटीज़ की शिकायत है, उनको एक्चुअल में हो नहीं है। वो किसी भी बीमारी के दौरान ट्रीटमेंट करने जाते हैं और अपना ब्लड चेकअप कराते हैं और देखते हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। भाई एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल थिंग है, आपको समझना चाहिए। कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा बॉडी जो शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को, वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी को, उससे डायबिटीज़ नहीं होता। मैंने पहले भी कह चुका हूँ और फिर से रिपीट करता हूँ। आपको अगर जानना है कि सच में आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, तो आपको कंटिन्यूसली 4-5 बार, जब आप स्वस्थ हों, व्हेन यू आर हेल्थी, एब्सोल्युटली हेल्थी, तो उस वक्त आपको ब्लड चेकअप 2 से 3 बार करना है। अगर उस वक्त भी आपका ब्लड लेवल शुगर लेवल ज़्यादा आता है, तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ, मैं डायबिटीज़ से शिकायत हुआ हूँ। लेकिन बीमारी के दौरान जब आप ब्लड चेकअप करवा ले, आपको बुखार हुआ, अपने डॉक्टर के पास गया, ब्लड चेकअप कर लिया और आपका शुगर लेवल बढ़ गया, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। कोई भी बीमारी हो, आपका शुगर लेवल तो ज़्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना ये उसका इम्यून सिस्टम है। तो इस चीज़ को सिर्फ आप सोचकर कि डायबिटीज़ की टैबलेट शुरू कर दी आपने, इंसुलिन शुरू कर दी, तो ये मूर्खता भरी बातें होगी और आप उसके चंगुल से बच नहीं पाएंगे। बंद करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि हमारा जो बॉडी एक फाइट करता है बाहर के वायरस और बैक्टीरिया के साथ, उस चीज़ के लिए हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। जब आप टेस्ट करने जाए, शुगर लेवल हाई पाए, आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे अंदर कुछ बुखार या कुछ ऐसी बीमारी है कि नहीं जिसके कारण शुगर लेवल में भी बढ़ता हो। तो उस चीज़ को पहले समझना चाहिए। मैं, मेरे डॉक्टर्स जो भी हैं देख रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान से देखें। कोई भी अगर डायबिटीज़ का पेशेंट आपके पास आता हो तो तुरंत हड़बड़ाहट में उसको दवाई मत दे दीजिए। पहले देखिए कि उसको कोई दूसरी बीमारी है कि नहीं जिसके कारण में भी शुगर लेवल बढ़ता हो, और अगर वो स्वस्थ होने के बाद भी उसका शुगर लेवल ज़्यादा रहे, तो आप उसको दवाई दे सकते हैं, वरना उसके दूसरे बीमारी के लिए आप दवाई देकर इंतज़ार कर सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये तो था कुछ सवाल, और कुछ सवाल हम फिर से लेंगे बाद में। अगर कुछ और लोगों ने सवाल भी पूछा तो बिल्कुल जवाब देंगे। तो अभी कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे मित्र सवालों के साथ खड़े हुए हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूं। और मनोरंजन जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। अलीम अख्तर जी हाय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुब खान जी बोल रहे सर आई एम डॉक्टर आयुब एलोपैथी। हाँ आयुब जी, मैं जानता हूँ, आपने यूज़ किया क्या वो मेरकोर, मैंने कहा था यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आपका जो IBPS है, जो भी प्रॉब्लम था, मेरकोर मैंने कहा था आप यूज़ कीजिए, डायरिया, डिसेंट्री। मनोरंजन जी बोल रहे हैं गायनिकोमास्टिया की फुल ट्रीटमेंट बताइए सर, क्या ये होम्योपैथी से ठीक हो? देखिए सच बात बताऊं, गायनिकोमास्टिया का मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया है। हाँ 3-4 केसेस आए थे, लेकिन वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, वो ट्रीटमेंट के बीच में ही छोड़कर चले गए। और मुझे इस चीज़ पर इतना यकीन, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं जैसे कि आपको कहा है कि जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उस पर वीडियो भी नहीं बनाता और उसके बारे में इतना बातें भी नहीं करता। सच बात क्यों आपको इधर उधर पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों पर क्यों आपको बोलूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ही बोलना पसंद करता हूँ। और गायनिकोमास्टिया का इतना केस मैंने नहीं देखा। हाँ मैंने सीपिया दिया था, लेकिन 3-4 केसेस थे, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया और मैंने छोड़ दिया वो ट्रीटमेंट। लावेश जी बोल रहे हैं सर मैं अपना SGPT कैसे करूं, मैं चैलिडोनियम क्यों ले रहा हूं 2 मंथ से, पर कोई सुधार नहीं आया। लावेश जी आप LFT करवा लीजिए, SGPT उसमें आ जाएगा, LFT टेस्ट करवा लीजिए, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। और आपका कुछ भी गड़बड़ हो तो सिर्फ चैलिडोनियम से काम नहीं चलता। जो मैंने 5 वाला लिवर वाला कॉम्बिनेशन कहा है ना, उसको यूज़ करना है, 1 महीने में आपका कंट्रोल में आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, चैलिडोनियम क्यू, चियोनांथस क्यू, कार्डस मेराइनस क्यू, कालमे क्यू, हाइड्रास्टिस क्यू। चैलिडोनियम क्यू, कार्डस मेराइनस क्यू, चियोनांथस क्यू, कालमे क्यू, हाइड्रास्टिस क्यू, ये पांचों को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। 20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेना है। लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको
2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, लगभग ठीक हो जाए। कितना अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है जैसे कि सिरोसिस वाला लिवर, उस तरह का में देर लगता है। लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है, जो फैटी लिवर होता है, और जैसे कि आपने कहा कि हेपाटाइटिस सी, जॉन्डिस होता है और गैस्ट्राइटिस होता है लीवर से जुड़ी हुई चीज़, तो और SGOT SGPT, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 1-2-3 महीने में। सुजीत जी बोल रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब, मुझे 4 साल से नाक के दानों में, नथनों में सूजन रहती है, बोलते एलर्जी साइनटिस। तो उसके लिए मैंने तो कह दिया, आप लेमना माइनर लीजिए, संगनेरिया नाइट्रिका लीजिए और ट्यूक्रेम, ये तीनों मेडिसिन कंटिन्यूसली लीजिए, ठीक हो जाएगा। नाक से पानी बहता है और बंद रहता है तो एमोनियम कार्ब लीजिए और सबाडिला लीजिए, छींक आना बंद हो जाएगा, नाक खुल जाएगा। दीपेंद्र जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आज मैं बहुत खुश हूँ सर, मैजिक हो गया, मेरा डेंड्रफ 80% ख़त्म हो गया सर, आज आपसे बात करूँगा सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपने दवाइयों का इस्तेमाल किया यकीन के साथ, विश्वास के साथ। और इसमें तो वक्त लगता है, ज़्यादातर लोग जो मेरे देख रहे हैं उनको भी इनसे सीखना चाहिए कि तुरंत कोई कोई जादू नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके जाता है। आपको यकीन रख के, आपको फेथ रख के, आपको विश्वास रख के दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आ जाता है। आप चाहेंगे कि 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। 2 से 3 महीना एटलीस्ट तो आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत सालों से आपको हुआ है, तो एटलीस्ट 2 से 3-4 महीने तो आपको इंतज़ार करना है। और दीपक जायसवाल जी बोल रहे हैं, सर मेरे भाई की एज 13 साल है और वो बहुत मोटा है, उसको थायराइड 6.78 है, उसका वेट और मोटाई कम करने के लिए मेडिसिन, हाँ तो उसको फाइटोलोगावेरी दीजिए, फोकस वेसाइकुलस एक आता है, मदर टिंचर, 200 दोनों को मिला लीजिए और 30 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दीजिए पानी के साथ, बहुत ही बढ़िया काम करें। और खान पान में कंट्रोल कीजिए, जैसे कि मैंने कहा है, आप फैट वाला जो आइटम होता है, मैदे वाला, ऑयली आइटम्स और घी वाला आइटम्स, नॉन वेज, ये सब कम कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा फ्रूट्स, सलाड्स, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब खाइए, ठीक हो जाएगा। सर मेरी मॉम को स्किन की बीमारी है, स्किन में पहले दांत से फिर स्कैब ऑयली लगता है, दांत के निशान देखिए गुल अफसा जी, आपने जो चीज़ कही बिल्कुल सही बात कही। जहाँ पर एक आपको मैं, जो भी मेरे देख रहे हैं उनको एक टिप्स देता हूँ, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम शुरू करें सल्फर 6 से, और उसके बाद 15 दिन इस्तेमाल करने के आप देखें, अगर जैसे कि आपने कहा है कि आपकी स्किन ऑयली है, और द दांत से द फिर स्कैब ऑयल लगाया, स्कैब ऑयल लगाया था, दांत के निशान कम हो गए, हाँ दूसरी जगह पर दांत निकलने लगे। अच्छा, तो सल्फर 6 से आप शुरुआत कीजिए, सुबह शाम खाली पेट 4 से 5 बूंद, इसको कंटिन्यू करना है 15 दिन से 1 महीना। अगर आपको रिजल्ट आया तो ठीक बात है, कंटिन्यू करना है। रिजल्ट नहीं आया तो 30 पोटेंसी दिन में 1 बार लेना है। ये बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड, कोई भी स्किन डिजीज क्यों ना हो। और दीपेंद्र जी बोल रहे हैं, होम्योपैथी मेडिसिन रियली वर्क करती है, हाँ बिल्कुल वर्क करती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल वर्क करती है। आपके ऊपर भी अभी एक्शन आ गया है, लेकिन उसको कंटिन्यू कीजिए और दही लगाइए, डैंड्रफ कंट्रोल में रहेगा। जॉय मैक्स जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। संतोष चौधरी जी बोल रहे हैं, मेरे लड़की के 3 साल है, उसको बीच बीच पे खुजली होता है, तो सल्फर 6 ही आप दे सकते हैं। हिमांशु जी बोल रहे हैं, सर मेरे गले में दर्द हो रहा है, जैसे मैं ही उठता हूँ, शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एज 25, हिपर सल्फ ले रहा हूँ। देखिए, ये आपके जो शुरुआती दौर में आप हिपर सल्फ मत लीजिए, अब बेलाडोना से शुरू कीजिए, बेलाडोना से ठीक हो जाएगा। बाद के जो जो थोड़ा एडवांस हो जाता है ना, जब पर्स फॉर्मेशन जैसा लगता है, कांटे जैसा चुभन होता है, तो उस सिम्टम्स के लिए आप हिपर सल्फ ले सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ गले में दर्द होता है जब उठते हैं, आप बोलते हैं ना, तो उसका बेलाडोना लक्षण है। बेलाडोना 30 दिन में 3 बार लीजिए, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। और गर्म पानी से गरारे कीजिए नमक मिलाकर। लावेश जी बोल रहे हैं, सर स्टोमक के सारे वर्म्स के लिए कौन सी मेडिसिन है? आप सीना भी ले सकते हैं, ट्यूक्रियम भी ले सकते हैं और सेंटोनाइन, ये तीनों वर्म के लिए नंबर 3 टॉप 3 मेडिसिन है। सीना, सेंटोनाइन, ट्यूक्रियम, CST। CST मतलब सीना, सेंटोनाइन, ट्यूक्रियम, ये फॉर्मूला है कुर्मी का।
वर्म इन्फेक्शन का याद रख लीजिए। मैं आपको फॉर्मूले की तरह इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको याद रह जाए। जो मेरे भी डॉक्टर्स हैं, जो मेरे भी दोस्त हैं, उनको याद रह जाए। CST फॉर्मूला मतलब सीना सेंटोनाइन ट्यूक्रियम। आधे आधे घंटे में आप दे सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह 7, 8, 9 बजे, फिर शाम को 7, 8, 9 बजे, या फिर कैसे भी आप उसको तीनों को अल्टरनेट करके दे सकते हैं। मतलब अभी सीना दिया, 5 दिन बाद सेंटोनाइन, फिर 5 दिन बाद ट्यूक्रियम, कैसे भी आप दे सकते हैं। इन तीनों दवाइयों को आपको देना है।